हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैलिड टेक। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ CCNA की, जिसके अंदर मैं CCNA के सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा, लेकिन आज बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक। CCNA जो है वो नेटवर्किंग के अंदर सबसे अच्छी सर्टिफिकेशन समझी जाती है। अगर आपको अपना नेटवर्क में कैरियर स्टार्ट करना है तो आप CCNA से स्टार्ट ले सकते हैं। नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन उसके लिए आपको कोर कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो फिर आप कोई भी एडवांस कोर्स कर सकते हैं। लाइक फायरवॉल, आप सिस्को की फायरवॉल पे कर सकते हैं काम, जूनिपर की कर सकते हैं, फोर्टिनेट, पालो अल्टो। तो ये सारी चीज़ें भी मेरे करिकुलम में है कि मैं ये सारी चीज़ें भी कवर करूँगा। लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेटवर्किंग की बिल्कुल बेसिक सा कोर्स, जो कि हमारी CCNA को कवर करेगा, इसके सारे टॉपिक्स। तो सबसे पहला कोर्स जो हमारा है वो है ईथरनेट ऑपरेशन एंड स्विच सिस्को CCNA। यानी हम इसके अंदर हम देखेंगे ईथरनेट क्या होता है, उसके क्या ऑपरेशंस होते हैं, और सिस्को का स्विच आप किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसके अंदर जो कवर्स करेंगे टॉपिक वो ये होंगे: एग्जामिनिंग द ईथरनेट केबल्स, के ईथरनेट केबल्स के टाइप कौन कौन सी होती हैं, व्हाट इज अ कोलिजन डोमेन, कोलिजन डोमेन क्या होता है, डाइसेक्ट कंटेंट ऑफ ईथरनेट फ्रेम हेडर क्या होता है। अभी आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। अगर कोई आपके सामने कहे कि फ्रेम, ये एक चीज़ फ्रेम होती है, दूसरी चीज़ पैकेट होती है, तीसरा सेगमेंट होता है, आप इसमें डिफरेंस नहीं बता सकते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये क्या होती है। लुक एट दी ऑपरेशन ऑफ ईथरनेट स्विच, फिर हम देखेंगे एक स्विच किस तरह से वर्क करता है और वो हब से किस तरह से डिफरेंट होता है, और स्विच होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे आखिर में कॉन्फ़िगर सिस्को 2960 स्विच। ये सिस्को का एक मॉडल है 2960, इसको हम पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे कि किस तरह की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टेप बाय स्टेप। तो यू विल हैव इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईथरनेट। इस कोर्स के बाद आपको ईथरनेट से रिलेटेड कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, आप बिल्कुल क्लियर होंगे कि ईथरनेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेटवर्क इंटरफेस लेयर कंपोनेंट। बेसिकली आपने एक चीज़ सुनी होगी, OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल। बेसिकली एक मॉडल होता है, थ्योरेटिकल मॉडल है, इसमें हमें पता चलता है कि किसी भी तरह की कम्युनिकेशन डेटा नेटवर्क में किस तरह से होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी 7 लेयर्स होती है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। उसके अंदर जो सबसे लास्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं फिजिकल लेयर। तो उसको हम फिजिकल लेयर भी कहते हैं या नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी कहते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं बिल्कुल लास्ट वाली लेयर से, जो हमारी फिजिकल लेयर है, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी कहते हैं, कि उस पर कौन कौन सी चीज़ें वर्क करती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो बेसिकली वो जो है वो मीडियम से रिलेटेड होता है कि आपका जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस मीडियम के थ्रू हो रहा है। तो हमारे पास जो मीडियम जिससे हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो 3 तरह के ही होते हैं। एक वायर मीडियम होता है, यानी वायर के थ्रू आपका सारा डेटा पास हो। दूसरा होता है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक के अंदर जो मीडियम होता है, बेसिकली फाइबर ऑप्टिक का आपने नाम सुना होगा, बहुत फास्ट होता है ये फाइबर ऑप्टिक। तो इसमें लाइट की फॉर्म में जो है हम अपना सारा डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। और तीसरा होता है वायरलेस। वायरलेस अब हर जगह यूज़ होता है। आपके घर में वाईफाई राउटर होंगे, या आपके जितने भी मोबाइल हैं या लैपटॉप्स हैं उनमें वाईफाई कार्ड बिल्ट इन होता है। तो वायरलेस में भी एक मीडियम होता है जिसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करते हैं। तो ये हम सब वन बाय वन देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं और इनके क्या फीचर्स होते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले हम देखते हैं वायर मीडियम को। तो वायर में आपको पता है कि हमारे पास जो वायर मीडियम होता है उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो वायर मीडियम होता है उसके अंदर जो हमारा केबल होता है, अगर आप उसको कभी ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं, और वो एक दूसरे पे ट्विस्ट होते हैं। ट्विस्ट होने की लॉजिक ये होती है कि अगर आप किसी चीज़ को, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होते हैं, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल का एक फिजिक्स का एक लॉ होता है कि जहाँ किसी भी वायर से अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल पास हो तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो होता ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, आपके जो वायर होता है उसके अंदर से जो डेटा पास हो रहा है उसमें डिस्टर्बेंस आता है, इंटरफेरेंस आती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट करने का मतलब ये होता है हम इसको क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करते हुए लेके जाते हैं। इससे ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर जो इंटरफेरेंस आ रहा होता है वो सारा कैंसिल कर देता है। तो बेसिकली ये ट्विस्टेड पेयर होता है, इसलिए हम इसको ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है ईथरनेट के अंदर। मतलब जितनी भी केबलिंग आप देखते हैं वो कौन सी होती है, ट्विस्टेड पेयर ही होती है 99%। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। बेसिकली कुछ कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 6 तक होती है। तो कैटेगरी 1 जो थी बहुत इनिशियली स्टार्ट हुई थी, जो अब खत्म हो गई है। इसके अंदर ट्विस्ट नहीं होता, केबल स्ट्रेट होता है, और ये यूज होता है डुअल पेयर्स के लिए। इसी तरह टोकन रिंग होता है, ये IBM का टोकन रिंग था, ये भी अब खत्म हो गया, कैटेगरी 2 में आता था। इसी तरह कैटेगरी 3 में आता था टेलीफोन लाइन्स और
ईथरनेट के लिए हम यूज़ करते थे कैटेगरी 3। ये 10 Mbps तक सपोर्ट करता था बैंडविड्थ को, यानी इतना डेटा आप इसमें से पास कर सकते थे। उसके बाद कैटेगरी 4 है टोकनिंग, ये भी अब खत्म हो गया, मतलब ये सारी कैटेगरीज अब ऑब्सलीट हो गई, अब यूज़ नहीं होती। अब जो यूज़ होती हैं वो अब भी जो यूज़ होती हैं वो होती हैं कैटेगरी 5 जो 100 Mbps को सपोर्ट करता है, और उसके बाद 5E है जो आपके सपोर्ट करता है गीगाबिट, मतलब 1000 Mbps को सेलेक्ट करता है। उसके बाद एक और नई कैटेगरी आ गई है जिसको हम कहते हैं कैटेगरी 6। ये भी गीगाबिट ईथरनेट होता है, लेकिन इसके अंदर होता है क्या, अगर आप देखें पिक्चर के अंदर, जैसे मैंने ऊपर बताया भी आपको, देखें इसके बीच में हम क्या करते हैं, इसके बीच में हम एक प्लास्टिक की नॉच दे देते हैं। उस नॉच का फायदा ये होता है कि ये इंटरफेरेंस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। मतलब नॉर्मल केबल जो अगर आप लेंगे कैट 6 का, तो उसके अंदर ये बीच में एक नॉच होगी, अगर कैट 5 का लेंगे तो ये नॉच नहीं होगी, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाइट कलर की। तो इससे क्या होता है, इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। लेकिन कुछ इन्वायरमेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं, लेट फॉर एग्जांपल आपकी कोई इलेक्ट्रिक की वायरिंग जा रही है, उसी के साथ अगर आप अपनी डेटा की केबल को लेकर जाएंगे तो आपका क्या होगा, डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, वो स्लो हो जाएगा या उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आएगा। तो ट्विस्टेड पेयर की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का मतलब क्या होता है कि उस पर एक शील्ड बनी हुई होती है, जैसे नीचे वाली पिक्चर में नजर आ रहा होगा, ये एक फॉइल बनी हुई है। तो ट्विस्टेड पेयर के भी दो टाइप होती है, एक शील्डेड होती है, एक अनशील्डेड होती है। तो ये नीचे जो नजर आ रही है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। तो ये बेसिकली ये क्या करता है कि अगर आपके इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, यानी अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, बेसिकली मैंने ये देखा है, ये जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं और हैवी वोल्टेज और करंट की फ्लो हो रहा होता है, जो वहाँ पे हम लोग केबल रिकमेंड करते हैं कि आप STP केबल करा लें, उससे आपका जो डेटा फ्लो है वो बहुत अच्छा होगा, बगैर इंटरफेरेंस के होगा। तो ये बेसिकली लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, लेकिन ये इसके अंदर जो है ये इंटरफेरेंस को बहुत ज्यादा ओवरकम करता है। ऊपर आपको देख रहे होंगे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है और कैट 6 की है, क्योंकि इसके अंदर ये वायर है। तो अनशील्डेड जो यूज होती है ज्यादातर 90% आप समझे, बल्कि 95% जो है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, यानी आपके जो ऑफिस में या आपके जो डेटा सेंटर्स में यूज हो रहा है, जैसे मेरे ऑफिस और डेटा सेंटर में जो यूज हो रहा है केबल, वो कैट 6 UTP होता है। तो आप कहीं भी बाय करने जाएंगे तो आप बताएंगे कि यार मुझे कैट 6 UTP के केबल चाहिए, तो वो आपको ये वाला केबल दे देगा। तो मेरे ओपिनियन में सबसे अच्छा केबल ये होता है। लेकिन अगर बहुत रफ एंड टफ एनवायरनमेंट है तो फिर आप STP पर भी जा सकते हैं। तो ये कुछ केबल है जो ईथरनेट में यूज होता है। बेसिकली ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट आपका एक मॉडल होता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि आप किस तरह से अपनी डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे। मतलब आपके पास कनेक्शन किस तरह का होगा, उसकी टोपोलॉजी किस तरह की होगी, उसके अंदर कौन कौन से मीडियम यूज होंगे, कौन कौन सी चीजें यूज होंगी, उनकी क्या स्पीड होगी, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं खाली ट्विस्टेड पेयर की। उसके बाद आप देखें, जब हम ट्विस्टेड पेयर को कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके एंड पे कनेक्टर लगाते हैं। तो ये जो कनेक्टर लगा हुआ है इसको हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर। जिसका नाम होता है RJ45 कनेक्टर, बहुत वेल नोन कनेक्टर होता है। ये आप देखते होंगे, अपने आप लैपटॉप में भी प्लग इन करते हैं, या अपने आप वर्क स्टेशन है तो उसके अंदर भी प्लग इन करते हैं। तो बेसिकली ये निक कार्ड पे लगता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर आप इसको प्लग इन कर देते हैं। देखें आप, जैसे पिक्चर पे नजर भी रहा होगा, ये आपके मॉडल में भी प्लग करते हैं आप इसी तरह से। तो ये बेसिकली RJ45 कनेक्टर है जो कि आपकी UTP ईथरनेट केबल के साथ यूज होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होती है, अगर आप कभी केबल को बहुत गौर से देखें तो इसके अंदर कुछ पिन्स होती हैं। उन पिन्स की क्या होती है, खास कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे अगर आप उस पिक्चर में देखेंगे तो मैंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है EIA TIA 568B। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है। इस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम अपनी सारी केबलिंग को कनेक्ट करते हैं। अगर आप इसके अलावा कनेक्ट करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा, तो आपके पास जो है कम्युनिकेशन बहुत वीक होगी, आपका जो सिग्नल है वो बहुत ही स्लो पास होंगे और स्पीड बहुत कम मिलेगी। तो इस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं। जितने भी हम पैच पैनल बनाते हैं या अपने कनेक्टर बनाते हैं, तो उसके अंदर अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए EIA TIA 568B। अच्छा, इसका एक A भी होता है, लेकिन हम ज्यादातर B ही यूज कर सकते हैं। आप A भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो आपका जो स्टैंडर्ड है वो है 868B। अच्छा, इसके अंदर आप देखेंगे कनेक्टर में तो आपको 8 पिन्स नजर आएंगी, 8 पिन्स नजर आएंगी फ्रॉम 1 to 8। तो इसमें से बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए हमें 4 ही पिन रिक्वायर्ड होती हैं, जिनमें से पिन नंबर 1 और 2 जो होती है वो ट्रांसमिट के लिए होती है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। बेसिकली इनमें कुछ वोल्टेज होता है। और पिन नंबर 3 और 6 जो है वो आपको डेटा को रिसीव करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा बाकी पिनें भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे मैं अपना कोर्स को एडवांस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बाकी कोर्स पिन्स भी हम यूज करते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पावर ओवर ईथरनेट देनी है, यानी हम एडाप्टर के बगैर ही पावर देना चाह रहे हैं किसी डिवाइस को, तो फिर हम इन रिमेनिंग पिन्स को यूज़ करेंगे। वो हम आगे देखेंगे हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जब पिन लगाते हैं तो पिन के अंदर क्या होता है, आपने पिन तो बता दिए कि आपके पास कितनी पिन यूज़ होंगी, 4 पिन यूज़ होंगी, 2 सेंडिंग के लिए और 2 रिसीविंग के लिए। अब आपके पास जो RJ45 कनेक्टर होता है और उसके अंदर जो हम केबल इंसर्ट करते हैं, तो जो ट्विस्टेड केबल होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो उसको एक खास कॉन्फ़िगरेशन, एक खास कलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको उसको इंसर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होती। तो मैंने आपको बताया था हम जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो कौन सा होता है, 586B। 586B के अंदर हम किस तरह से लेते हैं कि हम जो पहला जो हमारा वायर होता है कनेक्टर के अंदर डालते हैं वो हमारा होता है व्हाइट ऑफ ऑरेंज। व्हाइट ऑफ ऑरेंज की पहचान ये होती है कि वो बिल्कुल क्या होता है, वो उसके अंदर व्हाइट कलर के ऊपर ऑरेंज स्ट्रिप्स होती हैं छोटी छोटी सी, अगर आप देखेंगे ना खोल के, तो इससे हमें पता चल जाता है ये व्हाइट का ऑरेंज है, क्योंकि सबके व्हाइट्स होते हैं, जैसे ब्लू का भी व्हाइट होता है, ग्रीन का भी व्हाइट होता है। तो आप अगर ग्रीन का व्हाइट है तो आप देखेंगे व्हाइट कलर का होगा और उस पर ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स होंगी छोटी छोटी। तो जो हम यूज करते हैं इसके अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि हमें जो पहली पिन पे जो कलर इंसर्ट करना पड़ता है वो करना होता है व्हाइट का ऑरेंज, उसके बाद हमें करना होता है ऑरेंज, उसके बाद करना होता है व्हाइट का ग्रीन, फिर ब्लू का व्हाइट और फिर ग्रीन और फिर व्हाइट का ब्राउन और ब्राउन। जो लोग कनेक्टर बनाते हैं उनको तो बस याद होता ही है, बस उन्होंने उसको स्ट्रिप आउट किया और उसके बाद उन्होंने उसको काटा और इंसर्ट करके उसको क्लिपिंग टूल से उसको पंच कर देते हैं। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन नए यूजर के लिए इसको पता होना चाहिए कि भाई किस कलर कॉम्बिनेशन के अंदर मुझे कनेक्टर को बनाना है। आप इस कलर कॉम्बिनेशन के अंदर ही इसको बनाते हैं, अदरवाइज अगर आप दूसरी कलर में बनाएंगे चल तो जाता है दूसरी किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में, लेकिन उसके अंदर स्पीड नहीं मिलती। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप देखेंगे मैंने बताया कि किस तरह से अगर आपको वायर को देखना है, तो देखेंगे आपको सबसे पहले नजर आ रहा है ऑरेंज का व्हाइट, जो बीच में थोड़ी सी स्पेस है ये व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ऑरेंज है, फिर ग्रीन का व्हाइट है, फिर ब्लू है, फिर ब्लू का व्हाइट है, फिर उसके बाद ग्रीन है, फिर उसके बाद ब्राउन का व्हाइट है और ब्राउन है। तो ये आप जब बनाते होंगे, अगर आपका इससे ताल्लुक है, अगर आप एज एन टेक्नीशियन यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सबको ही आना चाहिए। क्योंकि मैं तो अब इतनी सीनियर पोजीशन पर हूँ, लेकिन अभी भी मुझे अपने घर में कुछ काम करना था तो मैंने खुद ही कनेक्टर ये बनाए, क्योंकि ये तो मेरे नीचे स्टाफ है तकरीबन 50 का, तो वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन ये आपको आनी चाहिए अगर आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं या आप नेटवर्क इंजीनियर हैं या नेटवर्क से आपका कोई भी ताल्लुक है। तो ये कम्बिनेशन तो किसी भी IT डेटा सेंटर से जिसका ताल्लुक है उसको आनी चाहिए। अच्छा, एक और केबल होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल का क्या होता है, इसका जो अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, वो उस क्रॉस ओवर केबल में एक साइड पे तो हम रखते हैं 868B और एक साइड पे रखते हैं हम A68A। इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि जो आपके रिसीविंग होता है वो आपकी दूसरी तरफ पे सेंडिंग बन जाता है, और जो आपका सेंडिंग होता है वो दूसरी पिन पे जाके क्या बनता है, आपका रिसीविंग जो है वो सेंडर बन जाता है और सेंडर जो है वो रिसीवर बन जाता है। बेसिकली ये क्रॉस ओवर केबल होता है। ये भी अब पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, अब डिवाइसेस इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट आ रही है कि जिन डिवाइसेस में आप पहले क्रॉस ओवर केबल लगाते थे, बेसिकली क्रॉस ओवर केबल जो लगता था वो सेम डिवाइसेस के अंदर लगता था। यानी अगर 2 पीसी आपको कनेक्ट करने हैं तो आपके पास अगर आपके पास स्विच या हब नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस ओवर केबल से भी उसको कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन ये बहुत पहले होता था 80s और 90s में। अब जो है वो काफी चेंज हो गई है नेटवर्किंग, तो वो उसको खुद ही सेंस कर लेता है। लेकिन बहरहाल अभी भी कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिन पे हमें क्रॉस ओवर केबल यूज करते हैं। तो उस केस के अंदर उसकी कॉम्बिनेशन भी आप इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करें तो फिर आप क्रॉस ओवर केबल बना सकते हैं। आप देखिए ये केबल की मैंने टाइप लिखी है, जैसे ये आपको लिखा है, ये जो पहली पेयर नजर आ रहा है ये हमारा स्टेट केबल है। स्टेट केबल के अंदर जो है मैंने कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया है 568B, और जो सेकंड कॉम्बिनेशन है पेयर्स का उसके अंदर मैंने एक क्रॉस केबल बनाया है, क्रॉस ओवर केबल। और उसके अंदर देखें एक साइड पे A होता है कनेक्टर पे और दूसरे कनेक्टर पे हमारे पास क्या होता है, B साइड होती है। अच्छा, अब आपको कोई कनेक्ट करना हो केबल तो वो आपको कैसा पता चलेगा कि आपके क्रॉस ओवर केबल का कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली राउटर्स जो होते हैं, जो सेम डिवाइसेस होती हैं, वो आपस में मैंने आपको पहले भी बताया था क्रॉस ओवर केबल से कनेक्ट होती हैं। जैसे राउटर्स है फर्स्ट पिक्चर में, ये हमारे पास क्रॉस ओवर केबल से कनेक्ट होगा। सेम इस तरह अगर हमारे पास स्विचेस हैं तो ये भी हमारे पास क्रॉस ओवर केबल से कनेक्ट होंगे। और लास्ट में अगर हमारे पास 2 डेस्कटॉप है तो उनको हम क्रॉस ओवर केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट थ्रू केबल कहाँ यूज होता है? स्ट्रेट थ्रू केबल ज्यादातर यूज होता है अगर आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस है। यानी अगर आपके पास अगर लैपटॉप है और आपको उसको कनेक्ट करना है किसी स्विच से, तो आप कौन सा यूज करेंगे? स्ट्रेट थ्रू। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा स्ट्रेट थ्रू ही यूज करें। कभी भी आपको क्रॉस ओवर की जरूरत नहीं पेश आती अनटिल अनलेस कोई बहुत ही पुरानी डिवाइस मिलेगी तो उसमें आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज स्ट्रेट थ्रू केबल ही यूज होता है।
चाहे स्विच को स्विच से कनेक्ट करें या आप राउटर को स्विच से करें, किसी भी चीज़ को कनेक्ट करें स्ट्रेट थ्रू केबल, ऑटो सेंस करता है क्योंकि अब डिवाइस बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, तो ये आपको यूज़ करता है। क्योंकि अगर आपके पास पुरानी डिवाइस हैं जैसे राउटर और स्विच को कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो हम क्रॉस ओवर केबल से ही कनेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास केबलिंग के अंदर ही आ गया फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो तो भाई अब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, फाइबर ऑप्टिक्स से ज़्यादा कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती। बेसिकली फाइबर ऑप्टिक कोई आपसे पूछ सकता है कहाँ यूज़ करते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट जो जवाब है वो ये है कि अगर आपका डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा हो गया है, 100 मीटर से ज़्यादा हो गया, तो आप क्या यूज़ करेंगे? फाइबर ऑप्टिक। क्योंकि मैं नहीं रिकमेंड करता, बल्कि कोई भी रिकमेंड नहीं करता कि 100 मीटर से ज़्यादा आपका डिस्टेंस हो तो फिर आप कॉपर केबल या अनशील्डेड मतलब आप कॉपर के ऊपर जाएं। आप हमेशा काम मूव करते हैं फाइबर पे। अब ये जैसे मैंने पिक्चर में शो किया है कि ये मेरे पास कुछ फाइबर्स हैं, जैसे ही आपको ये फाइबर नजर आ रही होगी, ये येलो कलर में आ रही है। तो बेसिकली फाइबर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सिंगल मोड फाइबर और एक होती है मल्टी मोड फाइबर। सिंगल कोर फाइबर क्या होती है? सिंगल कोर फाइबर ये होती है कि जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, जिसके अंदर आपका डेटा बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक कवर कर जाए। ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है क्योंकि ये जाहिर बात है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह होती है एक मल्टीपोर्ट फाइबर। जितने भी डेटा सेंटर्स हैं उनके अंदर ये सारी फाइबर जो यूज होती है वो होती है मल्टीपोर्ट। अच्छा, इनका डिफरेंस ये होता है, बिल्कुल इजी डिफरेंस है। अगर येलो कलर की है तो आपको आंखें बंद करके समझ लेना चाहिए कि ये सिंगल मोड है। और येलो के अलावा कोई भी कलर है, ये ऑरेंज भी हो सकता है, ये ब्राउन भी हो सकता है, या ये स्काई ब्लू भी हो सकता है। तो ये सारी जो होती है ये कौन सी होती है? मल्टी मोड होती है। ये हम जब आगे कोर्स को कंटिन्यू करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अच्छा, नीचे आप देख रहे होंगे ये क्या नजर आ रहा है आपको? एक एसएफपी नजर आ रही है। बेसिकली एसएफपी क्या होती है कि आप जो मल्टी मोड फाइबर है या सिंगल मोड फाइबर है उसको आप टर्मिनेट करते हैं किसी डिवाइस में, ताकि आप उसके स्विच के साथ उसकी कम्युनिकेशन कर सकें, या किसी कार्ड में करते हैं, जैसे एचबी कार्ड होता है जो हमारे साइन की कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो ये जो एसएफपीज होती हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपनी जितनी भी फाइबर की कनेक्टर हैं उनको टर्मिनेट करते हैं। जो मैंने देखा है वो ज्यादातर जो होता है इसके अंदर जो कनेक्टर होता है वो एलसी कनेक्टर या एससी कनेक्टर ही यूज होते हैं, इसके अलावा और कोई कनेक्टर यूज नहीं हो सकते। अच्छा, उसके अलावा इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? सिंगल मोड फाइबर के अंदर क्या होता है? सिंगल मोड फाइबर के अंदर आपके जो एक बीच में ग्लास की जो क्लैडिंग होती है ये बहुत ही थिन होती है, यानी बहुत ही बारीक सी होती है, और इसके अंदर क्या होता है, लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक। इसी तरह अगर आप मल्टी मोड में देखेंगे तो आपको ये जो कोर नजर आ रहा है ये प्लास्टिक का कोर होता है और इसका साइज बहुत बड़ा होता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है कोर का, इसका बहुत बड़ा होता है। और इसके अंदर क्योंकि ये चीप होता है तो ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम यूज करते हैं मल्टी मोड, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस लेना है तो फिर हम यूज करेंगे सिंगल मोड। बस आपको पता होना चाहिए सिंगल मोड और मल्टी मोड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि ये डिस्टेंस का जो इनका क्राइटेरिया है वो डिस्टेंस का क्राइटेरिया है, और जो चीप होता है वो मल्टी मोड बहुत चीप होता है। अच्छा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास दो ऑफिस हैं, वेस्ट साइड ऑफिस और ईस्ट साइड ऑफिस। अब इसके अंदर हमें करनी है नेटवर्किंग। तो अगर हम नेटवर्किंग करें फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास ये स्विचेस लगे हैं। अब इन स्विचेस की जो लेंथ है दोनों बिल्डिंग में वो 1100 मीटर से ज्यादा हो गई है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कॉपर यूज करेंगे कि फाइबर यूज करेंगे? तो मैंने आपको बताया था अगर 100 मीटर से ज्यादा हमारा डिस्टेंस हो जाए तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं? फाइबर यूज करते हैं। तो अब फाइबर भी मैंने आपको बताई थी कि सिंगल मोड होती है और मल्टी मोड होती है। अब आप देखें क्योंकि बिल्डिंग के अंदर है और इसका डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर से ज्यादा है, लेकिन इसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम है। तो ऐसे केस के अंदर जिसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम हो तो हम, और 100 मीटर से ज्यादा हो, तो उस केस के अंदर हमेशा हम यूज करते हैं मल्टी मोड फाइबर। तो देखिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ मतलब मैं इसको कर देता हूँ मल्टी मोड फाइबर से। अभी हम देखेंगे फाइबर के अंदर क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अभी खाली मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि मल्टी मोड फाइबर को हम यहाँ यूज करते हैं। अच्छा, अब हमें बिल्डिंग को कनेक्ट करना है। बिल्डिंग का डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा है। तो अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर से ज्यादा हो तो फिर हम कौन सा फाइबर यूज करते हैं? फिर हम सिंगल मोड फाइबर यूज करते हैं। तो देखिए ये सिंगल मोड फाइबर है। आपको कैसे पता चला ये सिंगल मोड फाइबर है? तो हमेशा फाइबर के कलर से पता चल जाता है। जैसे अगर येलो कलर है तो आपने वैसे ही बताना है कि ये सिंगल मोड है। येलो के अलावा कोई भी कलर हो तो वो मल्टी मोड होता है। वो डिफरेंट कलर्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे जब हम डेटा सेंटर की नेटवर्किंग को देखेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपने कनेक्ट कर दिया इसको विद इन दी बिल्डिंग जो है वो मल्टी मोड फाइबर से कनेक्ट कर दिया, और विद बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्टिविटी आपने इसकी कर दी है सिंगल मोड फाइबर से। अच्छा, अब ये फाइबर के अंदर भी कुछ टाइप्स होती हैं, लेजर टाइप्स होती हैं। बेसिकली फाइबर के अंदर होता है क्या है? फाइबर में कुछ भी नहीं होता, बस आपकी एक लाइट रे होती है। अब लाइट जो होती है वो आपको पता है लाइट के अंदर क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है?
मतलब वेवलेंथ ये होती है कि वो 1 सेकंड में कितनी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो वो उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। किसी भी चीज़ की वेवलेंथ को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि 1 सेकंड में वो अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज कर रही है। तो ये लेज़र लाइट जो होती है ये तो बहुत ही तेज़ काम करती है। तो लेज़र की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे पहली आपको नज़र आ रही होगी लेज़र टाइप, वेवलेंथ, फाइबर और डिस्टेंस। जैसे मैंने एलएक्स लिखा है, एलएक्स यूज़ होती है अगर आपके पास सिंगल मोड फाइबर हो तो हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एलएक्स। इसकी बैंडविड्थ जो इसकी जो वेवलेंथ होती है, अब वेवलेंथ भी मैं आपको बताऊंगा अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो। वैसे वेवलेंथ क्या चीज़ होती है कि कोई 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, अगर आप देखेंगे इसकी होती है 1270 टू 1350 mm। ये सिंगल मोड फाइबर होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज होती है। तो 70 किलोमीटर तक इसके अंदर कोई रिपीटर यूज करना नहीं पड़ता, मतलब आप 70 किलोमीटर तक इजीली इसको ये लाइट ट्रेवल कर जाती है। उसके बाद दूसरी जो फाइबर है उसको हम कहते हैं मल्टीपोर्ट फाइबर। उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम करते हैं एसएक्स से। उसकी भी कुछ बैंडविड्थ होती है। जो इसके अंदर काम की चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है तो फिर आप कौन सी यूज़ करेंगे, मल्टीपोर्ट फाइबर यूज़ करेंगे। अच्छा आप देखें एलएक्स के साथ ही यूज़ हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक साइड पे जो है वो एलएक्स यूज़ कर लें और सेकंड साइड पे जो है वो एसएक्स यूज़ कर लें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी कम्बिनेशन कभी भी नहीं होती, आपके पास दोनों सेम रखना पड़ता है। तो ये एक गलत कम्बिनेशन है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फाइबर के जो कनेक्टर तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो अभी चल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्टर हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक एसटी कनेक्टर होता है, ये राउंड कनेक्टर होता है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद होता है दूसरा एससी कनेक्टर, स्क्वायर कनेक्टर होता है। ये स्क्वायर कनेक्टर होता है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये दोनों कहाँ यूज़ हो रहे हैं, सिंगल मोड फाइबर में। मतलब जब हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस में कोई चीज़ कवर करनी है तो हम एससी और एससी कनेक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन जब नेटवर्किंग हमारी हो विद इन दी डेटा सेंटर या बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे हो तो हम एलसी कनेक्टर यूज़ करते हैं। तो आपको नज़र भी आ रहा होगा एलसी कनेक्टर। एलसी कनेक्टर कैसे पता चल रहा है हमें कि ये मल्टी मोड है, क्योंकि इसका कलर ऑरेंज है। ठीक है, मल्टी मोड के अंदर आप क्या करते हैं, इन कनेक्टर्स को हम एसएफपी के अंदर प्लग इन करते हैं। तो एसएफपी पे जो प्लग इन होता है वो सिर्फ एलसी कनेक्टर ही होता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है और एसएफपी का साइज भी बहुत ही छोटा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलसी कनेक्टर ही लगेगा एलसी के अलावा, इसके अलावा और कोई भी कनेक्टर नहीं लग सकता। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या होती है, फिजिकल लेयर के बाद हमारे पास जो दूसरी लेयर आती है उसको हम कहते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज आपको कोई अपना कोई गिफ्ट भेजना अपने किसी बड़ी को, तो आप क्या करेंगे, आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजेंगे। तो ये सारा काम जो है भेजने का, सेंडिंग का, ये काम करती है डेटा लिंक लेयर। ये काम है ओएसआई के अंदर डेटा लिंक लेयर का। डेटा लिंक लेयर जो है वो लेयर 2 पे काम करती है। तो आप क्या करते हैं इस केस के अंदर, आपको कोई चीज़ भेजनी है अपने किसी दोस्त को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई कैरियर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो फॉर एग्जांपल आप कोई एरोप्लेन कर लें या कोई आप कोई सर्विस ले लें जो आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चली जाए। तो नेटवर्किंग के अंदर भी ऐसे ही होता है कि हम क्या करते हैं, कोई कैरियर यूज़ करते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग के अंदर जो हम कैरियर यूज़ करते हैं या जो भी हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड जो बना था जिसको हम ईथरनेट स्टैंडर्ड भी कहते हैं या ईथरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, IEEE ने बनाया था ये 1982 के अंदर। जो इसकी मैच्योर वर्जन आया था उसको हम कहते हैं IEEE 802.3। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करता है कि जो ईथरनेट के अंदर जो हमारी केबलिंग है या जो हमारे सिग्नल लेके जाएंगे वो कौन कौन सी चीज़ें लेके जाती हैं, या तो वो कॉपर पे जाएंगी या वो फाइबर ऑप्टिक पे जाएंगी। कॉपर के अंदर भी हमारे पास क्या था, अगर आप देखें शुरू के अंदर तो हमारे पास कुछ कॉपर की जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी वो 10 बेस थी। 10 का मतलब होता है कि ये 10 मेगाबिट पर सेकेंड तक इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है और बेस 5 जो है इसका ट्रांसमिशन मीडियम था। इसी तरह उसके बाद कोएक्सियल केबल था और उसके बाद जो फाइनली हम लोग आजकल यूज़ करते हैं वो 10 बेस ट्विस्टेड केबल है। इसमें 10 बेस है, 100 बेस है और अब हम 1000 बेस के ऊपर भी चल रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था कि हम जो है अपने जो डेटा को कम्युनिकेट करा सकते हैं वो या तो वायर पे करा सकते हैं या फाइबर पे करा सकते हैं या फिर हम किस पे करा सकते हैं, वायरलेस पे भी करा सकते हैं। तो वायरलेस पे कराने के लिए मैं क्या करना पड़ता है कि वायरलेस के भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि ईथरनेट का स्टैंडर्ड क्या होता है, 802.3 था। अगर पिछली साइड में जाकर आप देखेंगे ना कॉपर के लिए क्या था 802.3। लेकिन जब आपके पास वायरलेस होता है तो फिर हम इसको क्या कहते हैं 802.11। जैसे ही 802.11 का कि कहीं भी आप देखें इस कोड को तो इसका मतलब ये है कि हम वायरलेस की बात कर रहे हैं। अब वायरलेस के अंदर भी क्या था, इनिशियली जब वायरलेस आया था 1 Mbps पे था और उसका जो स्टैंडर्ड था वो 802.11 था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको बाइफरकेट कर दिया 11A
और 11B में, उसके बाद 11G और 11N और AC में। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, ऊपर जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं ये ऑपरेट करते हैं 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर, और नीचे वाले जो नजर आ रहे हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे वो 2.4 पे ऑपरेट करते हैं। बेसिकली इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि इनकी बैंडविड्थ कितनी है और इनके अंदर जो बैंडविड्थ है वो कितनी है और ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसे आपको पहले ही नजर आ रहा होगा 802.11a, तो ये 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। और इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो कितना है 54 Mbps पर सेकंड है, और ये जो है एंटरप्राइज के लिए यूज होता था क्योंकि इनिशियली बहुत महंगे थे। इसी तरह जी जो है ये कंज्यूमर एंड के था, यानी आपके घरों के अंदर अभी भी यूज होता है 2.4 और सबसे अच्छा होता है। ये यूज करता है 54 Mbps, मतलब अब इसकी स्पीड बढ़ गई है लेकिन पहले इसकी स्पीड कम होती थी 54, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज है। इसी तरह आपको नजर आ रहा होगा कि इसी तरह आपको नजर आ रहा होगा जी भी कहाँ यूज होता है, जी भी आपके पास इंटरप्राइज या घरों दोनों में यूज कर सकते हैं आप इसको ना। अच्छा, उसके बाद आ रहा है हमारे पास एन एक न्यू टेक्नोलॉजी है। एन जो है वो बेसिकली दोनों आप फ्रीक्वेंसी बैंड पे यूज होता है, यानी आप 2.4 पे भी यूज करते सकते हैं और 5 गीगाहर्ट्ज पे भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एन के अंदर बहुत इसकी स्पीड को एनहेंस कर दिया गया है 300 Mbps पे, और ये एक टेक्नोलॉजी यूज करता है मीमो जो है ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब होता है मल्टीपल इन मल्टीपल आउट, मतलब आपके पास क्या होता है एक से ज्यादा एंटीनाज होते हैं सिग्नल को सेंड और रिसीव करने के लिए। तो आपने देखा होगा नए राउटर के अंदर जो एंटीनाज आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 8 तक भी आ रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है उससे आपका थ्रूपुट बढ़ जाती है, यानी आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाती है। उसके बाद आया है जो सबसे लेटेस्ट है वो AC है। AC के अंदर तो मीमो तो एक तो इसके अंदर मीमो की कॉन्फ़िगरेशन भी है, उसके अलावा इसके अंदर जो बैंडविड्थ की अपग्रेडेशन है वो कितनी है 1.3 गीगाबिट पर सेकंड बैंडविड्थ हो गई, यानी आप गीगाबिट पर आ गए वायरलेस के ऊपर। और इसके अलावा मीमो के साथ इसके अंदर एक और फंक्शन होता है जिसको बीम फॉर्मिंग भी कहते हैं। बीम फॉर्मिंग के अंदर ये होता है कि जितने आपके मीमो के सिग्नल्स आ रहे हैं ये एक दूसरे को सेपरेट रखता है, एक खास किस्म का एल्गोरिथम होता है जिसकी वजह से आपके पास जो स्ट्रेंथ होती है सिग्नल्स की वो बहुत ज्यादा आपको मिलती है आपके एंड के ऊपर। तो उसके बाद हमारे पास एक सीरियल कम्युनिकेशन होता है। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली ये अब यूज ही नहीं होता है। सीरियल कम्युनिकेशन ये होता है कि अगर आपके पास कोई आपको लेयर 2 के ऊपर कोई कम्युनिकेशन करानी है, जैसे आपको कोई आपकी कोई टेलीफोन लाइन के थ्रू कोई कम्युनिकेशन करानी है, तो आप क्या यूज करते हैं, आप उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल यूज करते हैं जैसे जिनको हम कहते हैं सीरियल इंटरफेस के प्रोटोकॉल, जिसमें सबसे बड़ा जो होता है वो PPP होता है जिसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, या उसके अलावा HDLC भी प्रोटोकॉल यूज होता था जो सिस्को का था। उसके अलावा फ्रेम रिले भी था जो अब खत्म हो गया। तो ये ईथरनेट का ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि ईथरनेट की जो स्टार्ट हुआ था वो 1970 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो इसको जो ये बिल्कुल ओरिजिनली जो स्टार्ट हुआ था ईथरनेट वो 3 कंपनियों ने मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया था जिसमें DEC, Xerox और इंटेल था। इन्होंने कंसोर्शियम बना के एक स्टैंडर्ड फॉलो किया था 802.3। बेसिकली ये 1982 के अंदर स्टार्ट हुआ था ईथरनेट, जो सही इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, वरना इसकी फाउंडेशन रख दी थी 1970 में बॉब मैट कैफलिन ने। उसके बाद से लेकिन इसको फिर इनहेंस करके जो इसका ऑप्शनल वर्जन आया था वो 802.3 जो आया था वो 1982 के अंदर आया था। इसी तरह अगर आप ईथरनेट का की ये परफॉर्मेंस देखें तो ईथरनेट के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप चेक करें तो इस ग्राफ से ही पता चल रहा है कि हमारे पास ईथरनेट की स्पीड बढ़ी। जैसे 95 पे हमारे पास जो स्पीड थी वो फास्ट ईथरनेट था 100 Mbps का। 2000 के अंदर पर हमारे पास जो ईथरनेट की स्पीड बढ़ गई वो कितनी हो गई थी 1 Gbps। उसके बाद 2010 के अंदर हम 2002 के अंदर 10 Gbps पे चले गए थे और 2010 पे 40 GB पर PBS के अंदर हम चले गए थे। उसके बाद हम 2011 के बाद से 100 Gbps पर भी डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ईथरनेट के अंदर हमने क्या करा, टाइम के साथ इसके अंदर इसकी स्पीड इनहेंस हो गई, यानी मेरे डेटा सेंटर के अंदर अब जो ईथरनेट है वो सारे किस पे चल रहे हैं 40G के ऊपर। अभी 100G पे हम लोग नहीं गए, लेकिन 40G और 10G के ऊपर हमारे पास सारी जितनी कम्युनिकेशन होती है विद इन द डेटा सेंटर वो 10G या 40G के ऊपर होती है। तो चलें अभी हम इस वीडियो को यहीं पे कवर करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो दूसरी वीडियो में कनेक्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है मैंने इस पर बहुत एफर्ट की है, बहुत बेसिक लेवल पे जाके मैंने बताया है। अगर आपको अपना कैरियर स्टार्ट करना है CCNA के अंदर तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अदरवाइज आप इसको लाइक ना करें, और अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। Oof.